आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि भारत जब 300 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट ही विदेश में बेच पाता है तो आखिर वो 500 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट खरीदता कहां से है। देखिए, जब बात होती है डॉलर सुप्रीमेसी की तो इस मामले में इसके ऊपर कई सारी वीडियोज बनाई गई हैं और बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। पर एक चीज ऐसी है जो इसके बारे में कभी कोई नहीं बताता। असल में होता ऐसा है कि एक वीडियो किसी ने डॉलर के खेल के बारे में बना दी और उसी से मिलती जुलती सैकड़ों वीडियोज बना दी गई, पर डॉलर से ही जुड़ा एक दूसरा हिस्सा जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है उसके बारे में किसी ने दूसरी वीडियो तक नहीं बनाई। तो उसे ही आज इस वीडियो में समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं, एक है ट्रेड डेफिसिट और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही जो दूसरी चीज है इसे ही मुख्य रूप से हम इसे में समझने वाले हैं। देखिए, ट्रेड डेफिसिट वो हो जाता है जैसे कि कोई देश कम प्रोडक्ट बेच पाया और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदा तो वो ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि भारत जब 300 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट ही विदेश में बेच पाता है तो आखिर वो 500 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट खरीदता कहां से है। हम सब ने सुना है कि भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है, पर जो ये एक्स्ट्रा 200 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट ये बाहर से खरीदता है उसके लिए भारत के पास डॉलर आते कहां से हैं। असल में यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि हाँ, होते होंगे, कहीं से आते होंगे, क्या करना है, हो सकता है कि रिजर्व से आते हों, लोन लेते हों। तो देखो, बात ऐसी है ना कि लोन तो अगर लिए जा रहे हैं तो लोन चुकाए भी जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे चुकाए भी जाते हैं, वो उसका अलग खाता है और हमेशा चलता रहता है। और अगर रिजर्व की बात करें तो जो पैसा रिजर्व में पड़ा है, अगर सोच रहे हो कि रिजर्व से ये पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो, जब से हमने होश संभाला है तब से हमने ये देखा है कि भारत हमेशा व्यापारी घाटे में ही रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिजर्व में भी पैसा कहाँ से आ सकता है, ये भी तो संभव नहीं है ना। तो इसे ही समझने का प्रयास करेंगे। देखो, जब भी दो देशों के बीच व्यापार होता है तो पैसे का आना जाना लगा रहता है और इसी दौरान जो देश ज्यादा वस्तुओं को बेचने में कामयाब हो जाता है उसके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं। कुछ वक्त तक तो ये ठीक है, व्यापारिक फायदा होता है, लेकिन लंबे वक्त तक अगर ये चीज चले तो होता ऐसा है कि पहले तो सामने वाले देश का सारा पैसा खत्म हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वहां पे सोना, चांदी, लोहा, कोयला, अनाज वगैरह सबकी कमियां होने लगती हैं, सारी चीजें विदेश जाने लगती हैं। तो इसीलिए दुनिया भर की सरकारें अपनी चीजों को ठीक करने के लिए एक जुगाड़ लगाती हैं। वो करती ऐसा है कि वो अपने करेंसी की वैल्यू को डाउन कर देती हैं। इससे ये हो जाता है कि बाहर के प्रोडक्ट खरीदने में यहाँ पर महंगे पड़ते हैं अपने देश में, और या अपने देश के प्रोडक्ट बाहर वाले लोगों को सस्ता पड़ने लगता है। जैसे बाहर से अगर 70 रुपए की कोई साबुन बनाई जा रही है तो करेंसी की वैल्यू डाउन होने पे वो साबुन यहाँ के लोगों को बाहर से आएगी तो 140 की पड़ने लगेगी। तो अगर लोकल में कोई व्यक्ति फैक्ट्री डाले तो उस फैक्ट्री को प्रॉफिट होने लगेगा और वो 70 रुपए में या 80 रुपए में सप्लाई कर देगा और चीजों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर वो 200 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा कहां से आया था। तो इसे समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि जैसे देखिए, ट्रेड डेफिसिट जो है, जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो पैसे के देश में आने और जाने का पूरा लेखा जोखा नहीं बताता है। ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ उन चीजों का हिसाब रखा जाता है कि जैसे कोई वस्तु या सेवा बाहर बेची गई या खरीदी गई तो उससे जो पैसा आता जाता है वो ट्रेड डेफिसिट में गिना जाता है। और इसे छोड़कर दो चीजें और हैं जिसे जोड़ दिया जाए तो कंप्लीटली हम बता सकते हैं कि पैसा कितना आया या गया, और वो दो चीजें हैं, क्या है उसे समझते हैं। देखिए, एक चीज तो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें ये तीनों चीजें आ जाएंगी। पर ये जो दो चीजें हैं वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई अमेरिका की कंपनी भारत आ रही है और कोई फैक्ट्री खोल रही है, तो उसमें उसने जो डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे को इसमें नहीं गिना जाता है ट्रेड डेफिसिट में। और वैसे ही भारत का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में जाके रेस्टोरेंट खोल दे तो वो जो पैसा डायरेक्ट लेके गया था उसे नहीं गिना जाता है।
और एक दूसरी चीज होती है वो ये है कि अगर भारत का इन्वेस्टर अमेरिकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे जो पैसा वो कमाता है शेयर मार्केट से, या फिर अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के लोग, कंपनियां नहीं, भारत के शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया है उन्होंने और यहां से पैसा जनरेट किया, तो उसे भी ट्रेड डेफिसिट में या फिर ट्रेड की कैलकुलेशन में नहीं कैलकुलेट किया जाता है। ये दो चीजें जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कलेक्टिवली आती हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी जो लोगों को समझनी चाहिए, पर वो समझते नहीं है। क्योंकि अगर इसी हिसाब से अगर आप अमेरिका को देखें, तो अमेरिका को जब हम देखते हैं तो वो हर साल $500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, मतलब 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट झेलता है, लेकिन वो पूरा उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में देखा जाए तो उसे बहुत कम नुकसान होता है, और बाकी अगर कोई नुकसान हुआ भी तो फिर ये देख लिया जाएगा कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ नुकसान है तो दूसरा ऐसा कौन है जिसका नुकसान उससे कम है, क्योंकि अगर दूसरों का नुकसान उससे ज्यादा है तो भी तो उसकी करेंसी हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो ये चीज होती है। तो यही वो चीज है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके कारण भारत के पास एक्स्ट्रा खरीदने के पैसे आ पाते हैं। जो $200 बिलियन है वो यहीं से आते हैं। और यहां पर आप एक चीज और समझ सकते हैं कि क्यों भारत में नरेंद्र मोदी बार बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात किया करते रहते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज है जो हमें समझनी चाहिए। देखो, जैसे अमेरिका की बात करें तो पहली बात तो ये है कि वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट तो कम नहीं होने देता है, और दूसरी चीज ये होती है कि अगर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो भी रहा है वो, तो उस समय वो दूसरों का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगाड़ देता है। जैसे कि अगर भारत के मामले में उसने कह दिया ऑस्ट्रेलिया से कि भाई तू उसका प्रोडक्ट खरीदना कम कर दे, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया भारत से तुम्हारे आम नहीं खरीदेंगे, तुम बच्चों से तोड़वाते हो। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई इससे हो क्या रहा है कि हमारे पास डॉलर ऑस्ट्रेलिया से आना बंद हो गया, तो हमारे पास डॉलर की कमी होने लगी। तो फिर उसके लिए या तो हम अपनी करेंसी डाउन करें या कुछ भी करें। तो इसी प्रकार से कुछ हरकतें करते हुए अमेरिका जो है हमेशा अपनी करेंसी को ऊपर रख पाता है। लेकिन जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे तो हमें समझना ही चाहिए था। पर यहाँ पर चाइना के मामले में एक स्पेशल खेल हो जाता है। चाइना बड़ी ही चालाकी कर जाता है। यहाँ पे होता ऐसा है कि चाइना अपना हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट कम ही करके रखा रहता है। इससे होता यह है कि उसकी करेंसी हमेशा डाउन रहती है, और जब उसकी करेंसी डाउन रहती है तो ना तो कोई देश उससे जलता है और ना ही उसके खिलाफ षड्यंत्र करता है। इसलिए वो हमेशा इन झगड़ों से बचा रहता है और काफी अच्छे से तरक्की करता रहता है। अगर आप आज की डेट में वास्तव में देखना चाहें तो देखेंगे तो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका से भी बड़ी है, पर वो पता नहीं चल पाता है। क्योंकि इसे समझने के लिए आपको जीडीपी, पीपीपी, ट्रेड डेफिसिट, बीओपी, ये सब के जो है पेचीदे रहस्यों को समझना पड़ेगा, और आम इंसान अब भी कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को नहीं जानता है। तो अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में? आप अपनी राय कमेंट करके बताएं।